हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आपका स्पेशल वीडियो है। ये आपका स्पेशल वीडियो नंबर 11-12 होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी मॉक टेस्ट लिए गए हैं उन सभी के आपको क्या मिलेगी, उन सभी के आपको यहाँ पर सॉल्व एनालिसिस मिलेगा। ऑलरेडी आपने आंसर की वगैरह देख लिया है, आपको असेसमेंट हो गया होगा आपकी तैयारी का, है ना। और ठीक इसी समय पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी सॉल्व्ड आंसर की के साथ आपको दिखाएंगे प्रत्येक प्रश्न में किस प्रकार से उत्तर है, क्या सही है, क्या उसके पीछे सारे कारण हैं। उन सभी कारणों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक लंबी वीडियो होगी, तो आराम से फुर्सत निकाल के बैठें इसको देखने के लिए, और चीजों को आप क्या करते जाए वहां पर नोट डाउन भी करते जाए। ठीक है, ताकि जो भी नया नॉलेज आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी, कुछ ना कुछ नया नॉलेज आपको मिलता है, तो उसको आप नोट डाउन करते जाए, तो आपके परीक्षा में आपको ये उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको दिखानी है एक तस्वीर। वो देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये खूबसूरत सा जो ब्रिज दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ये इसी का नाम है आपका एम जी सेतु ब्रिज, जिसको हम कहते हैं महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। ठीक है, काफी पुराना है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट आपका स्टील ब्रिज है, जो कहाँ से कहाँ करता है आपका, ये जाता है आपके कहाँ से, ये जाता है आपके पटना से हाजीपुर तक। ठीक है, सोनपुर हाजीपुर ब्रिज भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है ये। ठीक है, जो कहाँ से जा रहा है, पटना से आपके हाजीपुर जाता है। और ये जो रिवर नीचे बह रही है, ये कौन सी रिवर है, ये आपकी गैंगेज रिवर है। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे आप ध्यान रखेंगे एमजी सेतु कहाँ से कहाँ तक, ये आपके पटना से ये जा रहा है आपके हाजीपुर। और नदी कौन सी है, नदी है आपकी गंगा। ठीक है, गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है, स्टील ब्रिज है। ठीक है, और इंडिया का लॉन्गेस्ट है। अभी इसको 7 जून से रिसेंटली इसको क्या कर दिया गया था, 7 जून से, अगर करंट अफेयर वगैरह आप जानते हो तो इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में, वैसे काफी चीजें मतलब एक ही ब्लॉग से आपकी काफी चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, और जो लोग आप शायद अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आप क्या करते जाए, इस प्रश्न के साथ साथ हमारे उत्तर बताने के पहले आप इसको वो भी करते जाए, क्या करते जाए, आप भी इसका आंसर देते जाए। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह की और इस सब की बेफजूल की डिमांडें ना करें, आपको यहाँ पर पर्याप्त समय मिलेगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये आ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं, इन मिलग्राम स्टडी ऑन ओबीडियंस टू अथॉरिटी व्हाट प्रोसेसेस वेयर डन। ठीक है, लर्नर्स टुक अ रियल टेस्ट, लर्नर्स रिसीव्ड एन इलेक्ट्रोशॉक फ्रॉम टीचर्स, पार्टिसिपेंट्स वेयर पेड $5 फॉर पार्टिसिपेटिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, इंग्लिश वाले इसका देने का प्रयास करें। देखिए, आपका ये जो मॉक टेस्ट है इसी प्रकार से डिजाइन किया गया था, ताकि आपके जिस प्रकार से बीपीएससी में आपके सवाल आ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके, है ना, पांचों ऑप्शंस के साथ। ठीक है, इंग्लिश वाले इसका देने का उत्तर प्रयास करें। हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें आपका नीचे हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, अधिकार के प्रति। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता पर मिलग्राम के अध्ययन में कौन सी प्रक्रियाएं की गई, क्या क्या इसके अंदर किया गया था। शिक्षार्थियों ने वास्तविक परीक्षा दी थी, शिक्षार्थियों को शिक्षकों से बिजली का झटका लगा, प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए $5 का भुगतान किया गया था, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, उसका आप देने का प्रयास करें, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैनली मिलग्राम की। ठीक है, स्टैनली मिलग्राम, जिनका जन्म कब होता है, जन्म होता है आपके 15 अगस्त को। ठीक है, आपके आजादी के दिन, तो ध्यान रखना है आपने, स्टैनली मिलग्राम का जन्म तब हुआ था। और उसी के साथ साथ इन्होंने किस पे काम किया था, इन्होंने काम किया था आपके ओबीडियंस के ऊपर, यानी कि आज्ञाकारिता के ऊपर। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हमसे जो सुपीरियर लोग हैं, जो अथॉरिटी है ना, उनकी क्या करते हैं, उनकी हम आज्ञा का पालन करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, कैसे एलिमिनेट करना है। बिजली का झटका लगा, ये देखिए, ये बात एकदम 110% कंफर्म है वहां पर, कि उन्होंने क्या किया था, उनको बिजली का झटका वहां पर दिया गया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप जानते हैं, इस नाम से है कि बिजली का झटका। आपको बताइए ऐसा दूसरा दुनिया में कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जहां पे आप जानते हैं कि बिजली का झटका दिया गया था वास्तविक इंसानों को। हाँ, आपने चूहा, बिल्ली, बंदर सुना होगा। ठीक है, लर्नड हेल्पलेसनेस की बात सुनी होगी आपने, है ना, अधिगत असहायपन की, किसने दिया है आपको, ये दिया है इसने दिया है, एम सेलिगमैन ने आपको दिया है। ठीक है, तो ये सब बातें आपने सुनी है, लेकिन मनुष्य को कभी इलेक्ट्रिक शॉक का झटका, ऐसा हार्डली आपने कोई एक्सपेरिमेंट सुना होगा, और सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यहाँ पर हम स्टैनली मिलग्राम की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था और उसमें शिक्षार्थियों को शिक्षकों से बिजली का झटका लगा था, जो कि वास्तविक रूप में था। ठीक है, दरअसल वहां पर कोई टेस्ट नहीं लिया गया। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा था वहां पर, ये जो थी वास्तविकता में हुआ गया। ठीक है, और ये देखिए पार्टिसिपेंट्स वेर पेड $5 फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब किसी पुस्तक में $5 दिया हुआ है, किसी में 15 दिया हुआ है, तो वास्तविकता में किसी को मालूम नहीं है कि कितने दिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, तो डी भी आपका नहीं हो सकता है उनको $1 ही दिया गया हो। ठीक है, बताइए $1 वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात है, लेकिन आपको चुनना क्या है, आपको चुनना इनमें से है जो आपके लिए क्या हो, हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएटिव हो। मोस्ट अप्रोप्रिएटिव क्या है इनमें से है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर लर्नर्स रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम टीचर्स, है ना, टीचर्स के द्वारा उनको क्या दिया गया, वहां पर बिजली का झटका दिया गया। वेलकम टू। ठीक है, यहाँ देखिए अगला सवाल है, हु कंडक्टेड द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे कि लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, इवान पावलोव, वॉटसन एंड इवान पावलोव, स्किनर एंड पावलोव, वॉटसन एंड रोजाली रेनर एंड ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इसका देने का प्रयास करें, क्या होगा इसका उत्तर। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बड़े ही आसान सवाल है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में देखिए यहाँ पर लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट का संचालन किसने किया था। ठीक है, इवान पावलोव ने किया था, वॉटसन और इवान पावलोव ने किया था, स्किनर और पावलोव ने किया था, वॉटसन और रोजली रेनर ने किया था, या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है आपका लर्निंग, है ना, अधिगम से सवाल है। ऑप्शंस देखिए 5 दिए हुए हैं आपको, तो अच्छी तरीके से आपको यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉटसन और रोजली रेनर के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ध्यान दें यहाँ पर, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय हुम, वॉटसन एंड रोजली रेनर के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, लगभग ये 1920 की बात है, जो आपका व्यवहारवाद आपका जो है चरम सीमा पर उठने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, तो वॉटसन को बोला जाता है कि किसके जनक है, आपके बिहेवियरिज्म के जनक है ना। पावलोव ने किया था एक्सपेरिमेंट काफी पहले, उनसे सीख के वॉटसन ने बोला कि ठीक है, कंडीशनिंग वगैरह हो रही है, तो जो भी मनुष्य कर रहा है सब क्या है, उसके व्यवहार की बातचीत है। ठीक है, और वहीं पर देखिए आप स्किनर भी बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो इस सवाल से आपको क्या क्या सीखने मिला, आपको दिख रहा है यहाँ इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, प्राचीन अनुबंधन की बात करते हैं, वहीं पे आपको मिला नैमित्तिक अनुबंधन की बात कौन करता है, आपका आपका स्किनर बात करते हैं। ठीक है, तो स्किनर और पावलोव ने इस प्रकार से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें एक चूहा या रेड या रैबिट कुछ था, है ना, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन उससे क्या किया गया था, एक बच्चे को जिसको फियर नहीं था, जिसको डर नहीं था, उसको क्या किया गया, क्लासिकल कंडीशनिंग की मदद से उसको डर का अनुभव कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, वॉटसन और रोजली रेनर के द्वारा। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब देखिए पूछ रहे हैं, व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, इंग्लिश वाले देने का प्रयास करें, लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी को और क्या कहा जाता है, सवाल ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका देने का प्रयास करें, ए बी सी डी ई, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी और ई भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत को क्या कहा जाता है, कंडीशनिंग के माध्यम से सीखना, परीक्षण और त्रुटि सीखना, अनुकरण के माध्यम से सीखना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन या फिर इमिटेशन की बात। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू इमिटेशन। ठीक है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, कि हमारा ये क्या है, ये आप खड़े हुए हैं और ये क्या है, ये है समाज के वो 4 लोग। ठीक है, और आप क्या करते हैं, समाज के इन 4 लोगों से देख के आप चीजों को सीखते हैं और वो सारी बातें आप करते हैं। कैसे होता है वो, लर्निंग थ्रू इमिटेशन। यहाँ पे क्या चीज लगती है, आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग लग जाता है। ठीक है, क्या लगता है आपका यहाँ पर, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम यहाँ पे आपका लगता है, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने दिया है, ये दिया है, अभी इनका रिसेंटली बर्थडे गया था 4 दिसंबर को, एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा देते हैं, ये क्या बताते हैं, एक और चीज के बारे में बताते हैं आपको, एमिड। ठीक है, एमिड के बारे में बताते हैं आपको कि आपको जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपका अटेंशन होना चाहिए, मोटिवेशन, इमिटेशन और डिजायर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन एंड डिजायर, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। आपको मोटिवेशन भी चाहिए, किसी को इमिटेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको मोटिवेशन भी चाहिए होता है। ये सब बातें भी इनके द्वारा यहाँ पर की जाती हैं, इसका आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात की हमने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में भी, यहाँ पर इन्होंने क्या दी है अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी, इसको सोशल कॉग्निटिव भी कहा जाता है। और जहां पे वो क्या बताते हैं, जहां पे वो बताते हैं एक चीज के बारे में, जो कि क्या है, जो कि है आपका
पारिस्थितिक नियतिवाद के बारे में बात करते हैं, जिसको आप किस नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात करते हैं, यानी कि तीन चीजें होती है, एक होता है आपका एनवायरमेंट, एक होता है पर्सन और ये आपका बिहेवियर। ठीक है, ये क्या करते हैं आपस में पारस्परिक रूप से क्या होता है, इनका नियतिवाद होता है। ऐसा कौन कहते हैं? अल्बर्ट बंडूरा। उसी के हिसाब से आपकी सेल्फ एफिकेसी की जो बातें हैं वो भी कौन करते हैं? सेल्फ एफिकेसी की बात भी आपके अल्बर्ट बंडूरा ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ जान लीजिए। एक और चीज होती है, वो क्या है? वो है आपका रॉटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो वहां पर जो एक चीज आती है, यहाँ पे बंडूरा के अंदर जो सेल्फ एफिकेसी की बात होती है, ठीक है, बंडूरा के अंदर यहाँ पर जो सेल्फ एफिकेसी की बात होती है, उसी प्रकार से रॉटर्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी की, एंड एक और चीज थी आई गेस वो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ठीक है, रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑलराइट, ओके, तो ये था सवाल आपका, इसका आंसर आपको मिल चुका है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है हु गेव द पेन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो देने का प्रयास करें इसको आंसर। हु गिव द पेन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? जीन पियागेट, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन या फिर आइजेंक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व का पेन सिद्धांत किसने दिया? जीन पियागेट के द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, आइजेंक। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ही आसान सा सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा पेन सिद्धांत के बारे में कौन बात करता है। ये आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पर्सनैलिटी के बारे में कौन बात करता है? आपके यहाँ पे साइकोटॉसिज्म, न्यूरोटॉसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन की जो बातें होती हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं आपके आइजेंक। ठीक है, आइजेंक बातें करते हैं। इसको देखिए आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं बड़े आराम से। जीन पियागेट किसकी बात करेंगे? वो आपके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पेन थ्योरी तो आपने ऐसा कुछ सुना नहीं था वहां पर। उसी के साथ सिगमंड फ्रॉइड देखिए आपकी तमाम प्रकार की बातें करते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है, फंक्शनल मॉडल दिया है, ठीक है, टोपोग्राफिकल मॉडल दिया है, लेकिन वहां पे उन्होंने कहीं भी पेन की बात नहीं की। एरिक एरिक्सन की बात करें तो उन्होंने क्या दिया है आपको यहाँ पर? ये बात करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत की, साइको सोशल थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर की 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, 8 स्टेजेस आपने जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मेनली आपकी आइडेंटिटी वाली जो होती है वो भी आपका देखिए टीआरई 1.0 के अंदर सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो आप बीपीएससी और इस चैनल को बिल्कुल हल्के में ना लें। चलिए यहाँ बात करेंगे प्राइमरी एसोसिएशन एरिया फॉर विजन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि आपका जो प्राइमरी एसोसिएशन एरिया होता है विजन के लिए, यानी कि आपके कौन से के लिए? आपके चाक्षुष के लिए। ठीक है, चलो चाक्षुष के लिए कहाँ पे लोकेट होता है पूछ रहे हैं। फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, ऑसिपिटल लोब में, टेम्पोरल लोब में या फिर नन ऑफ द अबव में। ठीक है, कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो चलिए प्रयास कीजिए, आसान सवाल है, मे बी आपको इस बार देखने मिल सकता है। दृष्टि के लिए प्राथमिक साहचर्य क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? फ्रंटल लोब, पार्श्विका लोब या पार्श्विक लोब, ठीक है, पश्च कपाल लोब या फिर टेम्पोरल लोब या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहां पर होता है ये आपका लोकेटेड? ये आपका लोकेटेड होता है कहां पे? विजन की जब भी बात आएगी, विजन पे ध्यान दीजिएगा, विजन की जहां भी बात आती है, विजन कहां पे चलता है? आपके पश्च कपाल लोब में, यानी कि ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, ऑसिपिटल लोब में चलता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब में चलता है किसके बारे में? जब भी हम किसकी बात करेंगे? दृष्टि की बात करेंगे, चाक्षुष की बात करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम किसकी बात करेंगे? जब हम बात करेंगे आपका, वो कौन सा होता है? हाँ, दृष्टि नहीं, हाँ चाक्षुष नहीं, हियरिंग भी हो गया। ये आपका जो है ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करेंगे तो टेम्पोरल लोब किसके लिए होता है? ये होता है आपके ऑडिशन के लिए। ठीक है, ऑडिशन ये मतलब डीआईडी डांस इंडिया डांस का नहीं, ये किसका ऑडिशन की बात करते हैं? ये आपके सुनने की बात करते हैं, श्रवण की बात करते हैं। जैसा कि बताया था आपको, श्रवण के लिए क्या होता है? इस प्रकार से कान होता है, आता है मेलियस इनकस स्टेरप, वो सारी चीजें साउंड पड़ता है, हेयर सेल से होते हुए अंत में कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है आपके टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक है, टेम्पोरल लोब का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर दिया है आपको फ्रंटल लोब के बारे में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फ्रंटल लोब में जो भी आपके डिसीजन मेकिंग वगैरह होता है, वो सब चीजें होती हैं, वो सब कहाँ होती है? वो सब आपकी ललाट पाली में होती है, सबसे आंखें सामने जो आपके होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी आंख है, आंख के ठीक ऊपर होता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और वहीं पे आपका होता है क्या? फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब इस प्रकार से होता है। फिर होता है आपका पैराइटल लोब, यहाँ पे छोटा सा ऑसिपिटल लोब होता है, और ये आपके कान के पास का है, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका टेम्पोरल लोब। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, तो इस ऐसे याद रख सकते हैं, एफ पॉट। ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है। फ्रंटल लोब आएगा, पैराइटल लोब आएगा, ऑसिपिटल लोब आएगा, टेम्पोरल लोब आएगा। ठीक है, उसी के साथ ऑसिपिटल लोब में क्या होगा? आपके श्रवण, नॉट श्रवण, गलत है ना, ऐसे ही ध्यान रखना है। दृष्टि की बात जब भी होगी कहाँ पे जाता है? आपके ऑसिपिटल में जाता है। उसके बाद आपके स्ट्राइड कॉर्टेक्स, प्राइमरी स्ट्राइड कॉर्टेक्स, एक्स्ट्रा स्ट्राइड कॉर्टेक्स में जाता है, अलग अलग, जहाँ पे आपको क्या महसूस होता है? चीजें कहाँ रखी हुई हैं, स्पेस एंड टाइम में कहाँ पर है। ठीक
ठीक है। ओके, तो यानी आपका जो टेम्पोरल लोब है वो किससे संबंधित है, वो आपके श्रवण से संबंधित है। एक और बात यहाँ बता दें आपको कि आप जो भी छूते हैं, महसूस करते हैं, टच करते हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा, जो भी आपको लगती है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण होता है कौन सा आपका, आपके पैराइटल लोब में एक कॉर्टेक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, इस प्रकार से होता है, उसका भी अलग एसोसिएशन एरिया होता है, उसकी बात नहीं है। यहाँ पे जो आपका सब कुछ फील होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, नीचे से ऊपर होता है। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे हम बात करेंगे। अगला जो सवाल है आपका वो ये है, सवाल पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड ऑल पर्सनैलिटीज इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रावर्ट्स, ठीक है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी के रूप में बांटने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, क्या था देने का प्रयास करें। फ्रॉइड था, कार्ल रॉजर्स था, एडलर था, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए इसका आंसर, इनमें से कौन था जिसने बताया था आपको इसके बारे में, ठीक है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में सबसे पहली बार सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, वो कौन थे आपके। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, है ना, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं था। सवाल उठता है फिर कौन था, वो थे आपके कार्ल जुंग, जो किसकी बात करते हैं, आपके एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन की बात करते हैं, यही बात करते हैं आपके एनिमस और एनिमा की, ठीक है। और यही किसकी बात करते हैं, बात करते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं ना, सामूहिक अचेतन की बात करते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। काल जंग सवाल आ सकता है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, सवाल ऐसे ही फ्रेम किए गए हैं आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ वेलकम टू फाउंडेशन कोर्स का स्पेशल वीडियो। चलिए आगे बात करें यहाँ पे, हु टोल्ड अबाउट द, अगला सवाल आपके सामने है, हु टोल्ड अबाउट द हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता का पदानुक्रम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 3 लेक्चर से आपको बता रहे हैं, नील मिलर, जेनेसन मान, जेरोम सिंगर, एएच मास्लो, नन ऑफ द अबव, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा ही सवाल देखने मिल जाए हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, तो तैयार रहें उसके लिए भी, ठीक है। किसने बताया है, बड़ा ही आसान सवाल है, अब्राहम मास्लो ने बताया है, ठीक है। किसने बताया है, अब्राहम मास्लो ने बताया है। इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। सबसे पहले आपकी जैविक आवश्यकताएं, उसके बाद ये वाली आवश्यकताएं सुरक्षा की, फिर एस्टीम की, फिर इस प्रकार से आपकी ये ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, और अंत में क्या आता है आपका, सेल्फ ट्रांसेंडेंस आता है, ठीक है। इसी को बांटते हैं कहाँ जाके, वो आगे जाके बांटते हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स के अंदर और आपकी ग्रोथ नीड्स के अंदर, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी उठाइएगा, एनसीईआरटी में जाके पिरामिड देखिएगा, पिरामिड में आपकी स्टार्टिंग की जो थीम मिलेगी आपको, वो कौन सी आती है आपकी, वो आपकी डेफिशिएंसी नीड्स है। ऊपर की जो 2 है वो किसके अंदर फॉल होती है, वो आपकी ग्रोथ के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब ग्रोथ की बात आ गई है, तो ग्रोथ मतलब देखिए क्या है, ग्रोथ मतलब होता है आपका विकास, नॉट विकास। ग्रोथ मतलब क्या होता है आपकी वृद्धि, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ग्रोथ मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है, और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, आपको मालूम है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ग्रोथ देखिए आपकी ऐसी और ऐसी दोनों हो सकती है, लेकिन विकास कैसा होगा आपका, हमेशा इस प्रकार से होगा, है ना। कोई भी चीज बोलते हैं डेवलप हो रही, तो क्या होती है, छोटी से वो बड़ी होती जाती है, ठीक है। लेकिन वृद्धि होना मतलब, हाँ ठीक है, छोटे से बड़े वृद्धि हो सकती है, लेकिन और क्या हो सकता है, वृद्धि किसमें हो रही है, आपकी आई साइट में कमी हो रही है ना। आपको 20/20 नहीं दिख रहा है, आपको अब 6/20 दिख रहा है, या 3/20 दिख रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, वृद्धि मतलब ये भी तो ग्रोथ ही है ना, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, बेसिक सा डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है आपको यहाँ पर, ये कह रहा है आपसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के बारे में, ठीक है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, विषयगत धारणा परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था, मॉर्गन एंड मुरे, हैथवे एंड मैकिनली, रॉर्शचाच एंड केटल, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है आपके मॉर्गन एंड मरे के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, मॉर्गन एंड मरे के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप पर्सनैलिटी मेजर करते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी मेजर करते हैं। आगे आपको एक और सवाल मिलने वाला है जो भी इस चीज को मेजर करता है, ठीक है। वहां पे कई लोगों का आंसर गलत हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या मेजर करता है आपकी जरूरतों के बारे में, ठीक है। मॉर्गन एंड मरे, हैथवे एंड मैकिनली, रॉर्शचाच एंड केटल। रॉर्शचाच का तो मालूम है आपको, इंक ब्लॉट टेस्ट है, ठीक है, और इनका क्या है, इनका हमको नहीं पता, ठीक है, इनका हमको नहीं पता। आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा इन्होंने किसके बारे में बताया था, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है आपसे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, बड़ा ही आसान सवाल, करिए इसको आंसर। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, 16 पीएफ किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर, जेम्स कैटल, सिगमंड फ्रॉइड, हेनरी फोर्ड एंड नन ऑफ द अबव। बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत उत्तर है, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। ये 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 कौन है, हेनरी फोर्ड, कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने ई मार्क किया है तो बहुत बढ़िया, आप अलर्ट है ना, आपका जो है चाक्षुष श्रवण सब कुछ सही चल रहा है। और अगर आपने बी मार्क किया है तो आपको थोड़ा सा और अटेंटिव होने की जरूरत है ना। अटेंशन के कई मॉडल्स हैं, एक है ब्रॉडबैंड का मॉडल, ठीक है, एक है ब्रॉडबैंड का मॉडल, उसी के साथ आपका है ट्रीसमैन का मॉडल,
ठीक है। उसी के साथ आपका है एक आई गेस जॉनसन एंड हाइंस, ऐसा कुछ तो भी नाम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं बाहर से कुछ नहीं हम बोल रहे हैं आपको, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये सब जो मॉडल है इनको आप ध्यान रखेंगे, अवधान के मॉडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। निस्यंतक क्षीणन का सिद्धांत वगैरह वो सब जो बातें हैं इसके अंदर होती है, और सर्वप्रथम जो बॉटलनेक वगैरह की बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर है। तो सवाल उठता है कि अगर सर आप ये कह रहे हैं कि 16 पीएफ इनमें से किसी ने नहीं दिया था तो किसने दिया था? दिया था उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पर जो है एक लूप होल है, वो यहाँ पर ये है, किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको दिया है आर बी कैटल के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इनका रेमंड कैटल, ठीक है। तो कई बार आपको रेमंड कैटल, जेम्स कैटल देके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। इन्होंने कुछ और चीज के बारे में बात की थी। रेमंड कैटल किसके बारे में बात करते हैं? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने किस विधि का इस्तेमाल किया था? इस्तेमाल किया था इन्होंने आपकी फैक्टर एनालिसिस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में किया था? फैक्टर एनालिसिस के बारे में किया था, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसको आप जानते हैं कारक विश्लेषण के नाम से, ठीक है। कारक विश्लेषण में क्या होता है? देखिए, आपको अगर सहसंबंध समझ में आता है बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आपको सहसंबंध जब तक नहीं जानेंगे आप तब तक आपको जो है नहीं बनेगा। अब क्या हुआ, देखिए पर्सनैलिटी के कई सारे जो फैक्टर्स थे वहां पर, है ना, मतलब पर्सनैलिटी को तो पहले टाइप में बांटा, ट्रेट में बांटा, हर तरीके से बांटा, लेकिन कैटल ने बोला इतने सब में हम कहाँ जूझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो 1000 ट्रेड्स है उनको कम करते 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 कितने पे ले आए? वो 16 पीएफ पे ले आए, ठीक है। फिर आरबी कैटल से भी परेशान हो गए, 16 पीएफ बोले पर इंसानों को हम 16 पीएफ में कहाँ बांटते रहेंगे, एक काम करते हैं हम बिग 5 लेके आ जाते हैं, ठीक है। बिग 5 भी किसकी वजह से आई? आपकी फैक्टर की वजह से आई। और आपका जो है बिग 5 फैक्टर थ्योरी किसने दी है? आप बता सकते हैं, कॉस्टेन मैकरा। चलिए बता देते हैं, आप भूल ना जाए कहीं पे। कॉस्टेन मैकरा ने 1972 में ओशियन की बात की थी, सवाल आया था आपको इस बार 1.0 के अंदर। चलिए अब देखते हैं आगे, ये है आपका सवाल, और आई गेस ये पीडीएफ खत्म होती है, यहाँ पे अंतिम सवाल है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मेंटेनेंस रिहर्सल इज नेसेसरी फॉर, मेंटेनेंस रिहर्सल इनमें से किसके लिए जरूरी है वो आपको बताना है? एलटीएम के लिए, दीर्घकालिक स्मृति के लिए, एसटीएम के लिए, सेंसरी मेमोरी के लिए। अब देखिए, इसके लिए आपको हिंदी में देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप सभी समझदार हैं, है ना, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो एटलीस्ट आपको बनना ही चाहिए अंग्रेजी में, और नहीं बनता है तो ये विडंबना है, चिंता का विषय है, आपको बनना चाहिए। एलटीएम की बात होती है, एसटीएम की बात होती है, सेंसरी मेमोरी की, बोथ एसटीएम एंड एलटीएम। कहाँ पे बात होती है, किसकी बात होती है, ये आपको जानना है, समझना है, ठीक है। मेंटेनेंस रिहर्सल मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम उसको मेंटेन कर रहे हैं किसी भी जानकारी को, ठीक है। किसी भी जानकारी को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताएं यहाँ पर कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे बनती है, इस प्रकार से बनती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें कुछ बताया, आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा? कोरिलेशन मैट्रिक्स इस प्रकार से बनती है, हमने देखा था ऐसे ऐसे डॉट 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 होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप बार बार इसको बोलते रहेंगे ताकि कहाँ पे घूमते रहे आपके? ये एसटीएम में घूमती रहे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आप मेंटेनेंस रिहर्सल, जो किसके अंतर्गत देखी जाती है? एसटीएम के अंदर देखी जाती है, ठीक है। ओके, सवाल उठता है एलटीएम के अंदर क्या होता है? एलटीएम में आपका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल, है ना, दीर्घकालिक जो आपका होता है उसके अंदर हम जो करते हैं उसका वो है विस्तार पूर्वक अभ्यास, ठीक है। आपके दिया हुआ है विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। किसके अंदर होता है? आपके एलटीएम के अंदर होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, एलटीएम दीर्घकालिक स्मृति के अंदर होता है, ठीक है। समझ गए आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, नहीं सवाल क्यों, यहाँ पर देखिए सेंसरी मेमोरी। देखिए सेंसरी मेमोरी के अंदर क्या होता है? आपकी दो प्रकार की स्मृति होती है, वो क्या है? वो है आपकी, एक होती है आपकी आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? दूसरी होती है आपकी ऑडिटरी मेमोरी, ठीक है। आप कई बार ऐसा होता है कुछ चीज देखते हैं, आपका ध्यान नहीं रहता, फिर एकदम से आपके कहाँ पे स्टोर होती है? सेंसरी मेमोरी में आपके स्टोर होती है। उसी प्रकार से ऑडिटरी का भी होता है, लगभग 2-3 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड, ये तो बहुत जल्दी फेड हो जाती है, ये भी आपके कुछ सेकंड के बाद आप जो है इसको भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, देखिए अभी आपको याद नहीं है, क्यों? सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी का क्या होता है? आप उसको अगर अटेंड नहीं करते हैं तो क्या होगा? वो फेंका जाएगी यहाँ वहां पर, ठीक है। और उसका कोई भी अटेंशन आपने दिया नहीं तो क्या होगा? आपके यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आएगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेंसरी मेमोरी सबसे पहले आएगी, उसके बाद क्या आएगी? आपकी एसटीएम में जाएगा जानकारी, फिर कहाँ जाएगी? आपकी एलटीएम के अंदर जाएगी, ठीक है। इसी में एक और चीज होती है, वो क्या है? कूट संकेतन, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। ये इस प्रकार के इजी सवाल है, इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3, इसको हमने खत्म किया इस स्पेशल वीडियो के अंदर, ठीक है। ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। चलिए अब चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 के पास। चलो स्टार्ट करेला मॉक टेस्ट नंबर 4। ए जी, यहाँ पर देखिए नीचे अभी ये सवाल नंबर 1 देने का प्रयास करें, इसका आंसर। द आइडिया ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाज गिवन बाय, क्या अभी आपने वीडियो देखा? यस, आंख बंद करके लगा दीजिएगा आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, कार्ल जूंग।
ठीक है, कौन है? कार्ल जुंग बात करते हैं। अभी हमने जाना एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, अभी आपने देखा, ठीक है। और फिर उसी के बाद एनिमस एनिमा देखा आपने, और हमने वहां पे नीचे आपको बताया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। आ गया सवाल, द आइडिया ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाज गिवन बाय कार्ल जंग। फ्रॉइड ने नहीं दिया, वॉटसन ने नहीं दिया। चलिए रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। वॉटसन ने क्या दिया था यहाँ पर? वॉटसन ने दिया था यहाँ पर आपको किसके बारे में? आपको बिहेवियरिज्म के जनक कहते हैं इनको, एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ इसी प्रकार से, आई गेस, है ना। इन्होंने क्या किया था? वो एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट वाला, ठीक है, लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। किसके साथ? मार्ली रोजनर या रेनर के साथ किया था। फ्रॉइड ने क्या दिया है आपको? फ्रॉइड ने आपको स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है, टोपोग्राफिकल मॉडल दिया है, ठीक है। उसी के साथ आपको क्या दी है? आपको मनोलैंगिक अवस्थाएं दी हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी हैं। उसके अंदर आपकी जो फेलिक अवस्था होती है, उसके अंदर क्या होता है? फेलिक अवस्था के अंदर होता है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स, बच्चे का माता के प्रति, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बच्ची का पिता के प्रति, ठीक है। ऑल राइट, बन गया आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। फाउंडेशन को ऐसे ही समझ लें क्या? चलिए अब